गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑन चाइना's predatory बिहेवियर। और जैसे आपने देख लिया, इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल दुष्यंत सिंह। गुड इवनिंग दुष्यंत, वेलकम टू गना शॉट। बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं। Good evening, sir, and always a pleasure to be on your show, sir. Yeah, and not only that, General Dushant Singh has been very busy running his think tank, a new think tank with new ideas. So let Yeah. us see where he goes. We wish him all the best. Anything we can do for you from Gunner Shots, you're welcome. Just let us know. Thank you, sir, and Right. you already done the first thing, sir. Yeah. So आज जो हम करेंगे, we are talking of the predatory behavior of China. We're going to discuss these 6 items: faltering economic growth, geopolitical ambition, untested technological trends, diplomatic relations wolfing the world, security challenges, and whether environment are they serious. So these are the issues which we are going to talk of. ये चीज हम बात करने वाले हैं। तो ये जो है, जिस तरीके से जनरल दुष्यंत हम पिछले 4-5 एपिसोड्स कर रहे हैं, पहले वो बात करेंगे उनका क्या राय है इन चीजों के बारे में। इनफैक्ट he'll give you half the story. उसके बाद Yes. मैं बताऊंगा आपको एक्चुअल प्रेडेटरी नेचर, जिसके बारे में हमें सोच विचार करने की जरूरत है, उसके बारे में हम अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो shall we start with your presentation? Yes, sir. Yes. Okay, so we are starting with your presentation. Yeah, you can take control and carry on. थैंक यू, सर। जैसा कि जनशंकर ने बताया है कि हम लोग ये जो पूरा चाइना का कैनवस है, एक विस्तार से काफ़ी डिटेल से कवर करेंगे। कुछ इश्यूज़ मैं कवर कर रहा हूँ और कुछ इश्यूज़ जनशंकर करेंगे और उन्होंने इसका ख़ास नाम दिया है प्रेडेटरी। सो हम लोग प्रेडेटर भी एक्वायर करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो देखते हैं कि चाइना बिना प्रेडेटर के कैसे प्रेडेट कर रहा है वर्ल्ड को। That will be the most interesting part. I will straight away come on to the China's economic future. इससे पहले कि मैं चाइना के इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में बात करूं, चाइना जो है थ्रू आउट अपनी हिस्ट्री में वो मिडिल किंगडम सिंड्रोम से ड्राइव करता है अपने आप को। एम्परर मेंटालिटी वहाँ काफ़ी देखी जाती है और पीआरसी के आने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि उनमें कोई खास चेंज आया है। उनके उनके अंदर 3 बड़े-बड़े एम्परर पीआरसी में भी आ गए हैं, माओ माओ सेतुंग, तंग सियोपेंग एंड अभी जो लेटेस्ट अवतार हैं वो शी जिनपिंग हैं, जिनके बारे में जितना 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 बोलो वो कम है। सो कमिंग ऑन स्ट्रेट टू द चाइनीज़ इकोनॉमी, मुझे लगता है कि चाइनीज़ इकोन हम हमारे हमारे खिलाफ एक ब्लंडर हुआ था, हमने एक ब्लंडर किया था 1962 में। मुझे लगता है चाइनीज़ इकोनॉमी जो है, एक हिमालयन ब्लंडर बन रही है उनके लिए। कैसे कह रहा हूँ मैं? सबसे पहले तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, तो इनकी शुरुआत शायद पहले से हो गई हो बट डिफाइन यानी कि कैरेक्टराइज़ हुई जब वो कोविड पैंडेमिक में गए। कोविड पैंडेमिक के बाद इनका पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है, मेरे ख्याल से बिगड़ गया। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने ये की कि कोविड पैंडेमिक को सबसे ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन तक इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल का एक ब्रेक लगा एंड दे वेंट ऑफ द रेल। दैट वाज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न्स और जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स जो थे, उनका कॉन्फिडेंस यहाँ से हट गया एंड देन यूएस चाइना राइवलरी शुरू हुई, जिसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ चाइना। तो ये एक शुरुआत थी उस समय और फिर कोविड की जो 22 में जब लिफ्ट किया ज़ीरो कोविड के बाद, तो इन लोगों ने कोशिश की कि इसको रिवाइव करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी किए, लो इंटरेस्ट रेट्स दिए, फिर लिक्विडिटी बढ़ाई मार्केट में। अपने जो प्रॉपर्टी सेक्टर है, उसको भी काफ़ी इन्होंने थोड़ा बढ़ावा देने की कोशिश करी, लेकिन वो अपने स्टॉक मार्केट बचा नहीं पाए। वहाँ स्टॉक मार्केट में राउट होता ही गया और आज कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि हांगकांग के स्टॉक मार्केट को जो दुनिया का कहा जाता है कि वन ऑफ द लीडिंग स्टॉक मार्केट्स है, उसको भारत के बीएसई ने क्रॉस कर दिया है। यही एक बहुत बड़ा सदमा आप कह सकते हैं।
एक किसी देश के लिए हो सकता है। आपको मैं एक मोटा-मोटा चीज़ बताता हूँ, मुझे एक हमारे इकोनॉमिक गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया कि नॉर्मली जो जीडीपी होती है ना, वो आपके स्टॉक मार्केट की वैल्यू का इक्विवेलेंस होता है, तकरीबन इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हमारा स्टॉक मार्केट रफली इस समय 3.7 ट्रिलियन का है, तो हमने इफ यू हैव क्रॉस्ड हांगकांग स्टॉक मार्केट, दैट मीन्स हांगकांग की इकोनॉमी जो थी पहले तकरीबन उससे हम आगे निकल गए हैं। लेकिन इसका चाइना के ऊपर काफ़ी डीप इम्पैक्ट पड़ा है। अब डाटा देखिए, प्रॉपर्टी सेक्टर कहीं नहीं जा रहा है। सारे के सारे कंपनीज़ इनकी फ्लैट हो गई हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि जयशंकर ने मेरे ख़्याल से चाइना की प्रॉपर्टी सेक्टर के बारे में इतना बता दिया है कि लोगों को अब जैसी कोई इकोनॉमी की बात करते हैं, "अरे सर, उसका तो प्रॉपर्टी सेक्टर ही लेके डूब गया" बिकॉज़ ऑलमोस्ट 30% जो था चाइना का जो जीडीपी था वो प्रॉपर्टी सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर से आता था। डेट जो है उसका डेट टू जीडीपी रेशियो इस साल 2023 में 287% बढ़ा है। माइंड बॉगलिंग है। इस समय डिफ्लेशन शुरू हो गया है चाइना में। चाइना गुड्स डंप कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है उसको। ऑब्वियसली लो कॉस्ट पे डंप कर रहा है तो जिसकी वजह से कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, डिफ्लेशन शुरू हो गया है और पब्लिक का वहाँ पे जो रिएक्शन है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। वो मैं अभी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन उनकी जो नॉमिनल जीडीपी है एक्चुअली 4.8% की ग्रोथ हुई है और रियल जीडीपी जो है वो 5.2% है। नॉर्मली उल्टा होता है, नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी बड़ी होती है और रियल जीडीपी इन्फ्लेशन निकाल करके थोड़ी छोटी होती है। इनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है कि डिफ्लेशन। फिर जीडीपी की फिगर्स मुझे नहीं लगता कि सही फिगर्स हैं। उसके रीज़न्स हैं। इनके सारे जो पैरामीटर्स हैं, एक इकोनॉमी को जज करने के लिए, दे आर ऑल इन द नेगेटिव। Every parameter of theirs is in the negative. Debt high, deflation, then property sector down. उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड इस साल पहली बार एक नेगेटिव डेमोग्राफिक ग्रोथ हुई है चाइना में, which people say कि ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक 100,000 पीपल will be reduced by 2050 and 700,000 people will be reduced by 2075, which means that China is not going to recover from the demographic dividend. Aging population बढ़ती जाएगी। जापान से इसको लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसकी इकोनॉमी को टू टू यू नो व्हिच इज़ पुशिंग डाउन इट्स इकोनॉमी। दूसरी चीज़ जो ये हुई है कि ईस्ट एंड वेस्ट डिवाइड वहाँ बड़ा प्रोमिनेंट हो गया है। बाय दैट व्हाट आई मीन द ईस्टर्न बेल्ट ऑफ चाइना इज़ ऑलमोस्ट कंपैरेबल टू द ईयू एटसेट्रा इन टर्म्स ऑफ per capita income and the western belt which is characterized by provinces along Myanmar, India and Xinjiang वगैरह इन लोगों की जो हालत है वो एक गरीब देश से भी खराब हालत में है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि और यहाँ पर 70% ऑफ द पीपल who are in the educational bracket live in these areas. They are not going to get the opportunity to take higher education. और अगर वो हायर एजुकेशन नहीं लेंगे तो उनको हाई-टेक में जॉब नहीं मिलेगा। हाई-टेक में जॉब नहीं मिलेगा तो हायर इनकम एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। दूसरा जो फैक्टर इसमें ये आ रहा है कि पीपल आर नाउ रियलाइजिंग इन चाइना दैट even if I get a high tech education, the high employment jobs are missing. So what they are saying is, okay, come education, low education, take a good middle income job, save money and live your life. So what is it amounting to? It is amounting to hoarding of money. It is not amounting to consumerism. So they have to do something drastically if they want to increase the consumption because unless they increase the domestic consumption नहीं बढ़ाएँगे, तब तक इनकी जीडीपी पॉजिटिवली नहीं आगे जाएगी या फिर इनकम जो देश की नहीं जाएगी। एफडीआई 30 साल का लोएस्ट एफडीआई है इस साल 2023 में 33 बिलियन ओनली in terms of FDI has come. The second next big thing is that the Chinese investors who are investing in China, they are running out of China. They want to look for investment prospects outside of China.
which is again going to drain their economy. Last I've already spoken about is the low fertility rate, जो कि जापान से comparable है. I was listening to a talk few days back. It was quite interesting that in Japan, the interest rates are in negative. You know, park your to park your money in the bank, you have to. It's like if you put your gold in the locker, so you have to give that locker fees. So if you have to put the money in the bank, you have to give a fees to the banker that okay, I'm keeping your money. The aim was that don't keep the money in the bank, please spend it. If you don't नहीं spend it, आज today they have uh, gone into the interest rates have gone up in Japan. I think they've gone to 0.5% or something. आज I आज know. आज का है But वो. but yesterday's news was that they have, because of this step, their their inflation rate has risen a little bit. So what they are doing Yes. is they have increased it by 0.1, not 1%. हाँ, It is हाँ, 0.1%, which हाँ, is what, 100 रुपया आगे अगर लगे जमा करेंगे तो एक पैसा, एक पैसे आपको का आपको मिलेगा पैसे का इंटरेस्ट इंटरेस्ट. मिलेगा. So that is the level of interest which they are getting, not even 1%. So the next big issues which are there related to Chinese are that uh, you know because their economy is going down, people are now making noise. ये जो narrative चल रहा है वेस्ट की तरफ से कि they might in desperation take a military action against Taiwan. Uh, I was analyzing this thing. आई हैव फाउंड दैट कि जब बढ़ रहा था इनका इकोनॉमी तब भी बोल रहे थे लोग कि नाउ दे आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर सो दे माइट टेक अग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट ताइवान. नाउ द इकोनॉमी इज गोइंग डाउन, दे आर सेइंग दैट because their economy is going down, they are running out of time, so this is the only time when they can actually take some action to assimilate Taiwan. And that is why they are raising their defense budget, which is more than their GDP growth. अगर मान भी लें कि if we agree also that their GDP growth is by 5.2%, which I have my serious doubts, their expenditure on defense is growing at the rate of 7%, and 7% is the external budget. Mind you, the internal security budget is larger than the external security budget. So if the external defense budget was 221, internal security budget is 224, 225. Exact figures I don't have, but it is more than the defense budget, which clearly indicates that the quantum of money which they are spending on internal security is more because they feel insecure from inside. So I doubt if they will actually go out and do anything stupid as far as going after Taiwan, or trying to take the low hanging fruits, as people say कि भारत एक लो हैंगिंग फ्रूट है चाइना के रेपोटर में. But I think they're all looking for 2049, that 2049 तक China should be somewhere as the leading power of the world. So maybe pinpricks will happen, but I doubt if there will be any major military action. Despite the fact that the two sessions, Li Qiang was, very categoric in saying that we are firm about Taiwan. So firm about Taiwan means what? uh, Measures, what route, what they're going to take to assimilate Taiwan. I think that time will only tell. Most likely, as of now, I have a very little possibility that they'll be having any kind of a military action, large scale military action, because the consequences are going to be very, very heavy. And are they ready to pay the cost for those consequences is something. वो फिलीपींस टाइप एक्शन करते रहेंगे वो, जैसे वो फिलीपींस के सामने करते रहे हैं. आई थिंक दैट विल बी द मैक्स लेवल. The other thing is, I've already spoken about uh, dumping of goods is happening in a big way. Dumping of goods internally भी हो रही है, जबरदस्ती मार्केट में डाले जा रहे हैं, बिकॉज कैपेसिटीज हैं, दे गॉट द कैपेसिटीज. लो फर्टिलिटी फॉर फर्स्ट टाइम इन चाइना. This I have already spoken about. To make matters worse, this is very interesting. I was going through the various data and an article, and found that China ka, to cap the low fertility rate and the reducing aging population, the divorce rates have gone to 52%, which indirectly means that productivity, although marriage is not a
not a condition for production. But what I believe is, culturally, the Chinese believe in family values. So if they are divorcing, that means the child production or the fertility rate will further go down, and things will be even worse as far as their demography is concerned. Uh, the last thing which is actually hurting, the second last thing which is hurting the Chinese economy is that the CCP has almost entered every private sector, and this is scaring the private sector or industry in a big way. These guys are almost dictating terms. CCP has in fact gone into the governance structure also. So all the governing bodies are now being replaced by the CCP, thanks to Xi Jinping. And the CCP elements which are going into these are all loyalists of the Xi Jinping, princeling Xi Jinping. So therefore, everything is getting centrally controlled. People are, I mean, the industry houses are scared. So therefore, automatically there is a scare, and there is a kind of exodus out of China. आई फील, मुझे लगता है कि चाइना की इकोनॉमी को और धक्के लगेंगे, कुछ और लोग जाएंगे। एग्जाम्पल आप सभी को पता है, एप्पल चला गया, टेस्ला चला गया, ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर अमेरिका ने बैन कर दिया अपने साइंटिस्ट को वहां पे जाने जा करके प्रोडक्शन करने के लिए। इसी तरह की बहुत सारी चीजें हो रही। सप्लाई चेन जो था उनका ऑफ द हाईटेक चिप्स has got disrupted, although there are experts who say that no, the Chinese will be able to manage this by, just tweaking the kind of rules which the Americans have set. The ban is on 5 nano and below, so they are going to produce around 6 7 and call these guys to produce these chips. And over a period of time, as I will cover later, is that Chinese are very good followers of technology, so they will be able to. In fact, they say that we have the right to copy and not copyright. So that is something very interesting about the Chinese. What is the prognosis? The Moody says that this year the growth will be about 4% in 24 and 2025, before showing further reduction to 3.8% on an average. So therefore, the story is bleak. It's going down only. Potential growth will decline by 3.5% by 2030. A major driver of this slowdown will be weaker demographics. I've already spoken about it. And then real estate fleeing away from manufacturing. China's labor force, the population in the 15 to 16 age group, is shrinking. By 2030. It is expected to decline 1% every year. So you can calculate how the population will start going down. Chinese government future goals regarding economy are reducing reliance on investment, heavy growth, and getting household consumptions to be the key contributor to GDP. I don't know how they are going to encourage the household which is now bent upon saving for a rainy day, then increasing their consumption, generating more growth from the services sector, from from low skill, low wage manufacturing. I told you earlier itself, it is not happening. People are not getting high tech, high employment rate jobs, shifting away from physical capital intensive growth in a manner that improves employment growth. These are aims which they have set for themselves. How much they will succeed is a $1 million question. uh, Although I would like to add a caution here that the base, despite this low reduced growth rate, that the economy of GDP in nominal terms also would be by 2030, 30 trillion, which is a huge figure. And this we should, with this we should be cognizant of, and we should be clear that their capacity, especially in the military and the technology, is going to remain quite robust. But will they go the Russia way or USSR way? What happened to them? They also started focusing more and more on military and military technology, which ultimately resulted in their economy going down. The other factors, the economy going down. So with that, I now take on the technology, because that is the major strength which the Chinese have. Uh, I feel that they are definitely a tech giant today, but is it good enough to assume leadership role? And by that I mean leadership role in cutting edge technologies, in semiconductors
at the high end of semiconductor chip industry, etc. That is a question which we need to ask, especially even also in the engines category. They also are not that much ahead, and most of their technology is untested. You find that there have been a lot of failures. I can straight away remember off the cuff, when Nancy Pelosi had come and they had fired that missile. It had gone and landed in the Japan Sea, which was something of a big laughing stock. So we feel that they have to test their weapon systems in a war. How they're going to do it? Possibly they are doing it through the Iranians, but that is very low end drones, etc. Only that are the drones and some missiles, etc. Possibly they may be able to test, but other weapons and equipment, I don't think they have given to anyone till now. I don't know whether the Russians asked for it. Uh, what is driving their technology innovations? I think they are fairly good in new and renewable energies. They have advanced nuclear energy capabilities. The next generation telecom capability is also fairly well developed. Big data and supercomputers, AI, robotics, space technology, e-commerce. These are the areas which are which they are. In fact, you can call them in the top two in the world. Statistical data, however, says that the rise in technological capability has been distinctly there. For example, in the research papers, quantum of research papers which they have produced on technology, they surpassed the US in 2016, right? But a very interesting factor again, which kind of puts a doubt as to the quality of these research papers, can be seen from the fact that the IPRs, that intellectual property rights, China gave more money for buying IPR than getting money for its own IPR. And this is to the tune of 22 times the money which it got for its own IPRs vis-a-vis what it bought. So therefore, I think the quality wise they are still way behind the Western world. Uh, uh, and US, whatever IPR they get the money, Chinese got only 1% of the US IPR money, which shows the gap in the research and development as far as China and US are concerned. Technically, they are the top two leading countries, but at cutting edge, at the advanced technological edge, I think the US is way far ahead. Still, so therefore, in my view, they are still a mid-level technological innovators and developers. That's the status I can give to the Chinese technology, but technological capabilities. But they are transforming from fast followers to true innovators. One should not take away the credit from them that they are definitely focusing on it. They are trying to match up to the West. How far those aircrafts will fare, I can only think of the Pakistanis when they took the JF-16s. JF-16 started failing at a very rapid rate, and therefore they have now gone in for a joint production of JF-17, which are a shade better than JF-16, and they are also looking at exporting the JF-17. In my view, they are trying to reach up to the world's best. But as of now, I think they still have a long way to go. Until unless their technology is tested in war, we will really not come to know how good or bad these aircrafts are, or how good or bad their technology is. But they are focused development, world's manufacturing factory backed by education. 20% of the budget is focused on this. So where they score from all of us, from the others, is that they are putting a lot of effort in education. 20% of their budget goes for education, and that somewhere, even if they are able to leverage 2 to 3% or 4% of this 20% budget into high quality technology development, skilled manpower, I think they would arrive at the scene. But as of now, they are still far away from the world leaders in the cutting edge technology. They are good, but still not there. Let me put it this way. Advancement. Some of their achievements are that China's R&D budget is $421.97 billion, which is
the second highest in the world. The 3D printing to reinvent manufacturing, they have a considerable advantage in this. Then photonic chips to empower quantum computing superiority over the next decade. Photonic chips will be gradually applied in areas such as autonomous driving, AR glasses, quantitative trading, AI, supercomputing, data centers, and robots. I think this is the area where they are definitely doing quite well. Therefore, we will see some amount of I would say competition at the top level along with US on these technologies. Uh, as far as India is concerned, we have to do a lot of catching in this field. We are still not there. Some people are saying that if you are able to leverage artificial intelligence, you will be no doubt in the next few years or next 1 decade at least, you will become a economic superpower. I mean, yesterday I was hearing one of the India Today conclaves, one of the US, she's an Indian origin lady. She was talking about AI empowerment, AI technologies, which in India she's finding it very difficult for people to actually, push through the people or bureaucracy in India to to exploit artificial intelligence. What she says is that it should be allowed to grow through private sector. The growth is going to be quite big, quite huge, and it will actually benefit the country. Well, that's not happening in a hurry. I think we do still have our bureaucratic procedures, which takes time, democracy, all those issues are there. AI to revolutionize scientific research. The new AI data center built in Shanghai is the largest AI computing platform in Asia, with a computing power of 3,740 petaflops. I don't know, how you can count all these terms which they have created. China will invest $39 billion in AI by 2027. New energy vehicles and green hydrogen product, especially hydrogen also is another area which I think they are going to be and they're taking a lead in this. They are also in fact trying to focus a lot on the renewable energies, which is something which I'll speak in the climate change or the about the climate environmental degradation which they are doing and what they are trying to actually do to overcome those environmental degradation. All in all, I would say that the Chinese seem to have an edge in technology as compared to the other countries of the world, but they are still not where the Americans are or where the Western countries are, especially in the cutting edge areas. But they are reaching fast. Coming to the last part of my presentation, which is on climate change or environmental degradation, is the word which I am going to use. And the leading thing in that is, of course, carbon emissions. China accounts for half of the world's coal power plants. And listen to all this. This is mind-boggling data. China is also home to the world's heaviest concentration of coal plants, which with around 100 gigawatts in a 250-kilometer radius along the Yangtze River Delta around Shanghai. Chinese operating capacity is uh, 1,04,948 megawatts. In a small area, they have virtually finished off this river. As I go along, Yangtze has been totally decimated. That decimated is the word which I can use, especially after they made those the big three gorges dam. Three gorgeous. Yeah, China also has the world's largest capacity of renewables and hydroelectric, as well as second largest for nuclear. This is something which I think they are going ahead positively. India is trying to do it. India is also rapidly focusing on renewables and also nuclear. I believe I'll give these figures here because I just attended a seminar in which India is focusing on one reactor per year. That will be great. As of now, we only account for 2% of the electricity requirement of India through nuclear energy. I think this figure needs to increase to about 10 odd percent. Then only we will be able to save our environment. India is no bad, incidentally, as far as environmental degradation goes. I'm just mirror imaging what China is doing. India is almost there as far as environmental degradation goes. Coming on to the
Chinese energy capacity, solar energy, one of the highest, hydropower, but hydropower has created a lot of environmental problems for them. And this is something which I'll highlight slightly later. China has pledged to peak carbon dioxide emissions before 2030 and achieve carbon neutrality by 2060. India has not agreed to this. This was the figure which was given in the COP summit, which happened recently in the Middle East. But India somehow says that this is too much as far as our progress is concerned. I think we have agreed to 2070, if I'm not wrong. Exact figures I'm not sure about it, but it is around 2070, if give or take 4 5 years. But the COP figures have definitely not been agreed to by India. Coming on to the what are the five major environmental. This is my last thing. What are the five major environmental issues with the Chinese are facing? Worst air quality in the history. 1,374 cities located in East Asia, 143 or about 11% recorded an annual average of PM 2.5, 7 times greater than WHO standard. All in China, Hotan in Xinjiang, and highest 101 microgram per metric meter, cubic metric meter. CO2 emissions in 2021 almost reached 12 billion tons, accounting for 33% of the global total. World's largest producer and consumer of coal, which alone covers 60% of the electricity demand. Coming on to water pollution, as much as 90% of the country's groundwater is contaminated by toxic human and industrial waste dumping, as well as farm fertilizers, causing about 70% of rivers to be unsafe for human use. Water pollution still causes more than 100,000 deaths and economic losses of US dollar 1.5 trillion each year. Why I'm highlighting these things is that this is all going to add up to his so-called economic GDP growth, and in a negative manner, not in a positive manner, right? If you look at the food and water shortages, wonderful. They are the largest producers of basic staple rice, but they still import it. Reasons: despite being a home to almost 20% of the global population, China has only 6% of the total fresh water resources. Water resources were estimated at 1,927 cubic meters per capita, nearly 75% less than the global average. They're going to suffer and suffer really bad unless they do something very serious about it. Uneven distribution with 80% water in the south and industrial hubs in the north. Now, what they're doing, they're creating further damage to the environment because they are now trying to divert this water from south to the north. And in the process, en route, they are almost spoiling the entire habitat of the country. Anyway, they will learn the harder way. During more severe droughts recorded in recent years, losses reached to 21.8% of maize and 14% of soybean, respectively. And therefore, they have to resort to imports. Desertification: 27.4% of their land is now deserts, affecting 400 million people, sir, out of the 1.4 billion which they are holding. The productivity land is only 7%, that too located in north, and that too now it's getting because of excessive use of fertilizers, excessive use of lack of water. And Yangtze River is one great uh, cause of pollution, which I'll come. Plastic pollution is one of the world's largest producer of consumer plastic, 60 million tons every year. Yangtze River, world's largest source of global pollution. I think there is more plastic in it than water, as far as Yangtze River is concerned, which ultimately impacts the sea as well as the air. India fares even worse, unfortunately. That's the sad part. Biodiversity of pollution, threatening the survival of large number of plants and animals. 1,078 species are endangered, sir. Half of China's vertebrates have disappeared. I mean, on the lighter side, how many due to environment and how many due to their own predatory nature, which you are going to cover, that we can discuss later. North-south diversion of
the rivers is virtually destroying most of the species. What plans they have made? They are making a great wall of China again, sir. And do you think what it is? It is plantation of large sects of land with desert land with trees. plants, so that they can reclaim the desert back into, fertilized, or irrigational land. But that is going to take a lot of time. And it happens, how it happens, will they get the water for it? Because water which they are trying to get, the It's water from in the the, south. yeah, no, and the en route lakes are, the water is rising up, because of which the fishes, etc., they're all dying up. They are because they have not actually reclaimed these river. What do they call these rivers? I mean, when you they're very shallow rivers, shallow lakes. So Hmm. they have to be actually dug down, and then the water has to be contained in them. That's not happening. The water is disappearing. So therefore, once the water is not accumulating in these lakes, obviously the flora and fauna is getting damaged. So, in their eagerness to help the human species, they are actually going to destroy the animal and the plant species. With that, I come to the end of my presentation. I only say that, where do you expect China to go with these kind of things? Economy in the negative, military positive expenditure, demography deep doldrums in the negative, climate in the negative, involving large expenditure on plantation, etc., etc., diversion of water from south to north, technology thereabouts. I'm not saying that they are in the negative. They are there, but the kind of restrictions and bans which they are facing now, possibly the progress will be slow. Diplomacy, wolf warrior, everywhere they are losing friends rather than gaining friends, whether it is Africa, whether it is in the Asia. Yes, in our neighborhood, definitely they are doing something, some kind of maneuvering by which they are trying to get Nepal, Maldives, and to some extent even Sri Lanka, and Myanmar. Of course, they already have adequate influence. So in our neighborhood, definitely they are trying to twist the tail through their heavy, deep pockets. But overall, in my view, where do you expect China to go in such a condition? Rest of it, sir, I leave it to you. You can, yeah, and that is one which are more lucrative ones, military and other things. Over to you, sir. या थैंक्स अ लॉट। आपने अच्छी तरीके से बताया कि चाइना का स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इस वक्त क्या है, एंड दैट सर्कल आपने जो बताया अच्छी तरीके से आपने जिक्र किया क्या क्या है। मोटे तौर पर अगर दोबारा अगर इसको देखेंगे तो इनका इकोनॉमी डेफिनेटली क्राइसिस में है। क्लाइमेट चेंज इसका विपरीत है इनका, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने 2-3 प्रोग्राम किया है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और दोबारा अभी टाइम आ गया दोबारा करने के लिए। और इनका डेमोग्राफिक क्राइसिस तो इरिवर्सिबल है। ये 3 मेजर क्राइसिस के साथ चाइना कहाँ जा सकता है। इसके इसके जो जोर लगाया जा रहा है वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर, और वो है मिलिट्री के ऊपर, जो मैं बार-बार बताते आता हूँ। राइट। इस हालत में नॉर्मल हमारा सोच विचार ये होना चाहिए कि भाई अंदरूनी सिस्टम को थोड़ा स्टेबलाइज करो, और बाहर का कहानी जो है थोड़ा लेट्स गेट बैक एंड कंसोलिडेट एंड रिकवर। पर चाइना वो नहीं कर रहा है। बात यह है कि जो भी अंदर हो रहा है उसके हिसाब से, जो मैं परसों भी बताया था, ठीक है, वो उसका नजर अभी भी बाहर है। इसीलिए मैंने बोला प्रेडेटरी नेचर। और ये इसके बैकग्राउंड के बाद प्रेडेशन क्या कर रहा है वो हम आज बात करेंगे अभी। राइट। और सरल तरीके से बताऊंगा। राइट। ओके, ये हम पहले देखिए इनका जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल एम्बिशन जो है ना, दे आर राइडिंग ऑन ऑल द शेकी फाउंडेशन जो जनरल दुष्यंत ने बताया। इन्होंने पहले शुरू किया था ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। एक्चुअली सबसे पहले इन्होंने शुरू किया था बीआरआई, वो पहला इनिशिएटिव था इनका। यस। राइट। उसके बाद इन्होंने एक कम्युनिकेशन इनिशिएटिव शुरू किया। उसके बाद जीएसआई सिक्योरिटी इनिशिएटिव। उसके बाद जीडीआई डेवलपमेंट इनिशिएटिव।
जब तक जीडीआई के यहाँ तक आए थे, पर तब तक ठीक था क्योंकि इनका इकोनॉमी सब कुछ बढ़ रहा था, दे वर ऑन द टॉप। अभी ये शुरू कर रहे हैं जीसीआई, यानी कि ग्लोबल सिविलाइजेशनल इंस्टीट्यूट, कि भाई एक सिविलाइजेशन एक हमारा ही है और हमारा सिविलाइजेशन को कॉपी कीजिए। और इसका जो मुद्दा है साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर, वो कहीं नहीं गया। और आजकल जो कहानी नैरेटिव चाइना से आ रहा है वो ये है कि ऑल्टरनेट मॉडल ऑफ गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट आप हमारी तरफ इख्तियार कीजिए। उनका कहना यह है कि कम्युनिज्म इज द बेटर वे ऑफ डेवलपमेंट रादर देन डेमोक्रेसी। ये ओके, और सबको बोल रहे हैं कि भाई देखिए हमने डेवलप कर लिया। और उस वक्त ये जब बोलते हैं वो ये इनका जो कहानी है अंदरूनी कहानी उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि जैसे मैंने परसों बताया था, जी जिनपिंग का सोच ये है कि चाइना हैज रीच्ड इट्स इकोनॉमिक पिनेकल। और इकोनॉमी चाहिए पर उतना जरूरी नहीं है जितना टेक्नोलॉजी है, जितना इनका मिलिट्री है और जितना इनका डिप्लोमेसी है। फिर ये जो जितने डेट ट्रैप नेशंस हैं, दे आर बीइंग मेड टू पे। क्यों? जितना भी देश इसके डेट ट्रैप में है या बीआरआई के चुंगल में फंसे हैं, उन सब के साथ ट्रेड जारी है और उनके साथ ट्रेड बढ़ रहा है, राइट? दे आर पेइंग नाउ फॉर द चाइनीज इकोनॉमी। कहां तक हो पाएगा वो अलग बात है, क्योंकि ये जितने देश हैं उनके पास कितना पैसा होगा, ज्यादा तो होगा नहीं, वो तो है ही नहीं, इसीलिए तो ये फंसे पड़े हैं। बट दे आर मेड टू पे। ओके, नेक्स्ट देर सो, और ये डेट ट्रैप नेशंस कम नहीं है, वो 70-80 देश हैं जो अभी इनके ट्रैप में फंसे हैं। तो उनके बरोबर. ऊपर, दैट इज व्हाई आई से प्रेडेटरी नेचर। ठीक है, इनके ऊपर दाव लगाया जा रहा है, इनके ऊपर दे आर जस्ट गोइंग अहेड। आई डोंट नो व्हाट यू से प्रेडेटरी इन हिंदी, सो व्हाट एवर इट इज, राइट? प्रेडेटरी प्रेडेटरी ये होता शिकार, है, शिकार तो होता ही है, लेकिन उन लोगों का शिकार जो मजबूर है। मजबूर, मजबूरी के ऊपर शिकार, यही मतलब मैं राइट। पहले ही मैं पहले ही मर रहा हूँ और वो वो उसको मेरे को खाया जा रहा सपोर्ट देने के है। बदले उसको खाया जा रहा है। दैट इज प्रेडेटरी ओके, नेचर। ओके। दूसरी बात, आप देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में बोल रहा है शी जिनपिंग, हर वक्त बोलता है टेल द चाइना स्टोरी वेल। ये 4-5 बार सुन चुका हूं। ओके, और ये भी है, अब देखिए देर आर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स। देखिए जब भी आप डिप्लोमेसी एस्टेब्लिश करते हो, डिप्लोमेसी इसीलिए एस्टेब्लिश करते हो ताकि दो देश के बीच में रिलेशंस इंप्रूव करें। और एम्बेसडर्स का रोल होना चाहिए कि फ्रेंडशिप बढ़ाओ और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाने के चक्कर में ना पड़े। पर चाइना के एम्बेसडर्स उल्टा कर रहे हैं। कोविड के टाइम में तो हमने देखा, फ्रांस में भी उल्टा सीधा बोला, ऑस्ट्रेलिया में भी उल्टा सीधा बोला, यहाँ इंडिया में भी इन्होंने उल्टा सीधा बोला। ओके, बार बार बोलते रहे हैं। दो व्याख्या आई हैं अभी हाल ही में, 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले, चाइना एम्बेसडर टू फिलीपींस, उसने बोला उनके जो आर्म फोर्सेस चीफ को बोला और धमका दिया, और इनफैक्ट धमका देने उन्होंने खुलेआम इन ओपन फोरम ही रिब्यूक्ड हिम एंड सेड डोंट प्रोवोक अस। और फिलीपींस को काफी धक्का लगा, फिर उन्होंने बोला कि भाई आपको पता भी है आप कौन हो और किसके साथ बात कर रहे हो, यहां तक ओपन में बात हो गया। और एक चाइनीज एम्बेसडर टू कोरिया, एक मीटिंग में इनका जो कोरिया का ऑपोजिशन लीडर के साथ मीटिंग हो रहा था, उस वक्त इसने बोला कि डोंट बेट ऑन चाइना's opponents, and those who bet that China will lose out to the US will certainly regret it later. ये तो है। धमका रहे हैं अभी भी। हालत अंदरूनी हालत खराब है पर धमका रहे हैं सबको। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ, साउथ कोरिया ने इस एम्बेसडर को बुलाया और उसने बड़ा क्लियर बताया कि स्टॉप इंटरवीनिंग इन आवर इंटरनल अफेयर्स। ठीक, ये चीज जो है साफ सुथरा बोल दिया। इसके अलावा ये अभी भी कंट्रोल लेने के चक्कर में है, चाहे वो डब्ल्यूटीओ के पद क्यों ना हो या यूएन के पद क्यों ना हो, छोड़ नहीं रहे। और डिप्लोमेटिकली ये दे आर नॉट अलाउइंग इंडिया टू गेट इन।
इंडिया को कहीं, आपको यूएन में क्यों ना हो या किसी इंटरनेशनल बॉडी में, हमें आप जगह नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ये चीज याद रखना चाहिए। ओके, दूसरी बात ये देखिए, ये प्रोटेस्ट निकले, ओके, ये प्रोटेस्ट निकले कोरिया के अंदर। उन्होंने ये एम्बेसडर को बोल दिया भाई जाओ आप यहाँ से, ठीक, सॉरी, ये कोरिया के अंदर नहीं, ये हुआ फिलीपींस में, सॉरी मेरा हुँ, गलती है, फिलीपींस में हुआ है। और लोग सड़क पे उतर के आ गए। तो अगर आप देखेंगे तो चाइना बनना चाहता है बड़ा और सुपर पावर बनना चाहता है, पर इसके इर्द गिर्द जितने देश हैं उनके साथ वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी अभी भी चल रहा है। ओके, प्रेडेटरी नेचर। ओके, नेक्स्ट, एब्सेंटी डिप्लोमेसी चल रहा है। इनका एक एम्बेसडर था सुन वीडोंग, अभी अक्टूबर 22, यानी अभी 1.5 साल हो गया, वो वाइस मिनिस्टर बन गया और वो चला गया चाइना में। उसके बाद इन्होंने एक एम्बेसडर तक यहाँ नहीं रखा अभी तक, कुछ बोल रहे हैं, राइट? खबर आ रही और है कि शायद शायद भेजने वाले हैं। वो कुछ भेजना, और खबर आ 1.5 साल तो है ही नहीं ना, था ही नहीं ना। ये और कल परसों एम्बेसडर, की खबर है। हाँ नहीं, ये तो सुन रहे हैं हम भी कि काफी दिन से, पर हुँ। अफगानिस्तान में एम्बेसडर भेज दिया, तो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि उनका रवैया हमारे अगेंस्ट क्या होगा। इसीलिए मैंने, अगर आप सब लोगों को पता है, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा ऑन चाइनीज परसेप्शंस ऑफ इंडिया, जिसके बारे में हम 27 या 28 तारीख को एक प्रोग्राम रखेंगे जहां हम एक बातचीत करेंगे कि चाइना का क्या रवैया है अगेंस्ट इंडिया, क्या सोच विचार है। हम तो ये बोलते रहते हैं, पर वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो हम 27 को करेंगे, इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि ये माना जा रहा है आजकल, चिट्ठियां, वो आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि लड़ाई होने वाला है 2025 में, कुछ एडिटोरियल्स निकल रहे हैं और कुछ व्याख्या हुए हैं, जैसे अग्नि 5 का फायरिंग हो गया, तेला टनल खोलने के लिए हमारा प्रधानमंत्री गए हुए हैं थे, राइट? ये इन सब वाकयाओं के बाद कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं चाइना से, और वो अच्छे रिएक्शंस नहीं है। उसके बारे में हम कल बात करेंगे जनरल हसनैन के साथ, आपको बताना चाहता हूं अभी, राइट? तो ये सब जो है संकेत है कि वो प्रेडेटरी नेचर उसने छोड़ा नहीं आज तक। एक और इंटरेस्टिंग बात निकला, ये जब मैं पढ़ रहा था, तो देखिए, चाइना इस मिलिट्री मिलिट्री के ऊपर ज्यादा जोर, सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है, हम सबको पता है। ये क्या कर रहे हैं, बहुत देशों में जहां यूएसए इज द सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ दैट नेशन फॉर एक्सटर्नल पर्पसेस, ये जाके ओवरलैपिंग सिक्योरिटी रिलेशन बना रहा है अंदर से, कि भाई हम आपका इंटरनल सिक्योरिटी देखभाल करेंगे और आप यूएसए के साथ एक्सटर्नल सिक्योरिटी में बने रहो। तो वो वहां भी ऐसे, ये देश हैं पापुआ न्यू गिनी, सीरिया लियोन, यूएई, वियतनाम और हंगरी, इसमें यूएसए का ऑलरेडी पार्टनरशिप्स हैं और डील्स हैं और ट्रीटीज हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए। चाइना प्रोवाइड्स इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट्स द टूल टू कॉम्बैट सोशल डिसऑर्डर एंड पॉलिटिकल ऑपोजिशन। इसका मतलब क्या है, वो अपना पॉलिटिकल मॉडल या कम्युनिस्ट मॉडल और वो अंदर का जो इनका मॉनिटरिंग मॉडल, वो सब वहां बेच रहे हैं। तो प्रेडेशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा। इसके बावजूद उसके बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हो या ना हो, ओके, सिक्योरिटी और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ट्रेंड्स देखिए। 7.2 इंक्रीज इन मिलिट्री बजट, जो जनरल दुष्यंत ने पहले बताया, और ये 7.2% जो है वो 5 पॉइंट, आपका जीडीपी बढ़ रहा है 5.2%, वो भी सही नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं 3, 3.5 या 4% हो सकता है मैक्सिमम। और अगर वो ठीक है तो इनका डबल जीडीपी ग्रोथ जो है वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर में हो गया है। इनका रिलायंस है हाईटेक, स्पेस, साइबर, एआई, क्वांटम वगैरह 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 में, जिसके बारे में विस्तार में जनरल दुष्यंत ने बता दिया।
पर प्रॉब्लम ये है इसमें, ये हाई रिस्क फैक्टर्स है। चाइना का क्या है कि इनका सब ठीक है, बट दे आर नॉट गुड एट ओरिजिनल इन्वेंशन। वो कॉपी लेके स्केल अप करने में अच्छे हैं। तो जो हम देख रहे हैं वो स्केल्ड अप वर्जन्स हैं। क्या वो सक्सेसफुल होंगे, ये पता नहीं। कौन खरीदेगा इनका टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी के ऊपर आप पैसा लगाओगे, टेक्नोलॉजी आपका सोसाइटी के लिए क्या करेगा वो देखने वाली बात है। क्योंकि इनका देखिए, सोसाइटी सुकड़ रहा है, राइट? तो सोसाइटी सुकड़ रहा है, आप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो टेक्नोलॉजी की वजह से, खरीदेगा कौन उसको? ऑलरेडी डंपिंग हो रहा है, जैसे दुष्यंत ने बताया, पर कर रहा है ये। ओके, ओके। फिलीपींस के साथ 2-3 बार नावों का टक्कर हो गया, कोस्ट गार्ड्स का टक्कर हो गया। कभी भी वहां लड़ाई छिड़ सकता है। वियतनाम के बारे में भी, वियतनाम के साथ भी गल्फ ऑफ टोंकिन में टक्कर हो गया। टक्कर नहीं हुआ पर फेस ऑफ हो गया। ओके, और ताइवान में भी। तो अगर आप देखेंगे तो मिलिट्रीली एग्रेसिव है इन साउथ चाइना सी, ताइवान, इस इलाके में। नॉर्थ अरेबियन सी में आइए, वो एक्सरसाइजेस कर रहा है पाकिस्तान के साथ। नॉर्थ अरेबियन सी में हाल ही में दिसंबर में सी गार्डियन का इन्होंने बड़ा एक्सरसाइज किया है, और उसमें मेरे ख्याल में टर्की को भी शामिल कर दिया। बताएंगे नहीं, पर किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है ये सब इस इलाके में हो रहा है जहां आजकल रेड सी में हौतीस छाए हुए हैं। वो फायरिंग वगैरह हो रहा है। सोमाली पायरेट्स का काफी एक्टिविटीज बढ़ गया है, और हमारा नेवी का 10 या 11 शिप्स वहां डिप्लॉयड है। वहां तनाव है, जहां तनाव है ये जाके मिलिट्री एक्सेस कर रहे हैं। पर बात यह है कि आज तक चाइना ने एक उंगली उठाया नहीं एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए, या वो रेड सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को खोलने के लिए, या बबल मंडप को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि वो लोग बोलते हैं ग्लोबल पीस सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करते हैं। सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, पर जमीन बिल्कुल पे कुछ जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे कुछ नहीं। ठीक, ओके। प्रेजेंस इन साउथ नॉर्थ अरेबियन सी, और एक मिलिट्री डेलीगेशन हाल ही में मालदीव, श्रीलंका और नेपाल आया है। ये घूम रहे हैं ये, और बड़ा क्लियर है कि हमारे अगेंस्ट ये पूरा कार्रवाई हो रहा है। और अग्नि 5 को ट्रैक करने के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 शिप भी लगाया कि हमारा इसके बारे में ये पूरा जानकारी लेना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मिलिट्रीली भी अग्रसर हो रहे हैं, ये नहीं कि पीछे बैठो। तो पूरा वेयर डज इट गो, दैट्स द क्वेश्चन। ये इसके बारे में हम लास्ट बात करेंगे 2 मिनट। ये टिकटॉक केस बड़ा इंटरेस्टिंग केस चल रहा है अभी यूएसए के अंदर, राइट? यस। तो ये लास्ट स्लाइड था मेरा, अभी हम बात कर सकते हैं। राइट, टिकटॉक केस में क्या हो रहा है कि जब ट्रम्प प्रेसिडेंट था, उसने बैन लगाने की कोशिश की, पर ये किसी तरीके से टाल गया 2020 में। बाइडेन के कार्यकाल में ये चलता गया, चलता गया, चलता गया। अभी वो कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट में नहीं, वो उनका कांग्रेस ने बोल दिया कि बैन करना है आकर। क्योंकि टिकटॉक, हम सबको पता है, वो हमारा सबका डेटा चूस रहे हैं, और हमने तो बैन कर दिया इंडिया के अंदर। अब इट इज एट द स्टेज वेयर अगर सेनेट ने बैन कर दिया, या बैन हो गया, हो जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही बचा होगा टू बैन टिकटॉक फ्रॉम यूएसए। आज ही मैं इसके बारे में पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में। इसके बावजूद कि इसके अगेंस्ट बैन होने वाला था, इन्होंने एक अभियान चलाया चाइना, यूएसए के अंदर, कि सबको उकसाया, लोगों को, कि आप बोलो आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि हमें यहां से निकाले नहीं। ये उनको उल्टा देने के लेना पड़ रहा है, बट देर ऑल्सो देर बीइंग प्रेडेटरी। तो कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब देखिए, और ये मेरा राय है, और ये मेरा सवाल है जन दुष्यंत के साथ, कि एक देश है ये जो बिल्कुल एक कदम भी पीछे नहीं हट रहा है, बाहर अग्रसर होते जा रहा है। इसका एक्सटर्नल
रवैया जो है आक्रामक होते जा रहा है दिन पर दिन और इंटरनली बिगड़ रहा है। तो इसका एंड पॉइंट क्या होगा? एंड पॉइंट मतलब कहीं न कहीं तो आग कहीं तो लगने वाला है। इसके बारे में आप ज़रा बात कीजिए। इनफैक्ट इसके ऊपर काफ़ी चर्चा दुनिया में हो रही है कि इस समय जो उसकी इंटरनल सिचुएशन है, दैट्स नॉट वेरी गुड। द एक्सटर्नल सिचुएशन इट इज़ नॉट डूइंग so well. Economically also, as you highlighted, it is in a, and I also said so, it is in a negative trend. Normally, what happens is a country goes into a rebound mode, which means that the leader of that या particular country will try to rebound and prove to the world, दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि they are strong, they are the best. This is the way we think. This is the way we think. That is, normal. जो बाकी दुनिया के देश इसी तरह सोचते हैं कि भाई हम अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना चाहेंगे। लेकिन चाइनीज जो है वो चाइनीज हैं, उनकी थिंकिंग अलग है। मैं यहाँ मानता हूँ कि अगर वो रियल चाइनीज है, अगर वो रियल चाइनीज है, अगर वो रैशनली बिहेव करता है और अगर वो सुनजू में विश्वास करता है, तो वो इस समय दोबारा लो प्रोफाइल में जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ को रिवाइव करने की कोशिश करेगा और वेट करेगा अपने टाइम का एंड रेस्पॉन्ड टू दी वर्ल्ड। उसने कुछ ऐसी कोशिश भी की जब उसने जो 3 इनिशिएटिव अनाउंस किए थे, पीस इनिशिएटिव, डेवलपमेंट इनिशिएटिव वगैरह-वगैरह। लेकिन वो जो तीनों इनिशिएटिव खाली पेपर पे रह गए। हियर आई फील कि हमको शी जिनपिंग की पर्सनैलिटी को ज़्यादा एनालाइज़ करना पड़ेगा और तब डिसाइड करना पड़ेगा कि वो क्या एक्शन लेने वाला है। मुझे जहाँ तक लगता है कि शी जिनपिंग हैज़ सिक्योरिटाइज़्ड एवरीथिंग। इकोनॉमी को सिक्योरिटाइज़ कर दिया है। उसने क्या बोलते हैं अपनी जो इंटरनल सिचुएशन है उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में किया हुआ है। एक्सटर्नली उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो रॉकेट फोर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल फोर्स हो, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, यू नेम इट, गवर्नमेंट का जितना भी स्ट्रक्चर है उसने उसको अपने कब्जे में किया हुआ है, पर्जिंग कर रहा है। अ, तो यही रिफ्लेक्शन आपको एक्सटर्नली भी मिलेगा। Internally, he's going hell for leather to ensure that he controls everything. He controls the, for example, ली चियांग ने जब अपनी स्पीच दी थी, ओपनिंग स्पीच दी थी, एक नॉर्मल ट्रेडिशन होती है कि वो उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग करता है। He was told in the last minute that he will not give the press brief. Why? Because Xi Jinping felt that possibly cross questioning will lead to questions against whatever Li Qiang has declared 5% growth firm on Taiwan, and this may lead to exposure of weakness. So my view is the Chinese will show more and more aggression, but in a calibrated manner. I don't think they want a full scale kind of a conflict, but they will try to convey or try to impose their strength wherever it is possible, whether it is in the South China Sea, whether it is along our borders, whether it is in the in IOR. उनका एजेंडा चलता रहेगा, मे बी थ्रू प्रॉक्सीज ऑल्सो। और मुझे लग रहा है कि ईरान को और रशिया को वो एक्सप्लॉइट करेगा, वेदर थ्रू हमारा थ्रू थ्रू पीएल थ्रू क्या व्हाट डू यू कॉल हिजबुल्ला, इन सब के थ्रू जो है वो इन यूएस को और वेस्ट को इट विल कीप इट डिस्टर्ब्ड, राइट? At the same time, it'll try to wean away whosoever is possible through his deep pockets और इकोनॉमी में। उसके बाद अभी भी मैंने कहा 30 ट्रिलियन फिर भी बनेगा वो, और 30 में से अगर उसका मान लो 10 ट्रिलियन फ्रॉड है, imagine if the 10 trillion is a inflated figure, still या he'll be around, still he'll be 20 trillion, and 20 trillion is no jokes. So my sense is he will get back to India again via Pakistan, not directly. He'll keep fueling Pakistan to keep interfering against India. He'll use Pakistan to destabilize Afghanistan should Afghanistan start going against India.
closer to India, which happened, as you saw, and the Americans had to tell Pakistan to hold their horses and not start launching a airstrike. So I think they will indulge in proxy wars. They will indulge in proxy Okay. wars, and they will indulge in economic wars also through these predatory actions of countries debt trapped under their. Uh, Incidentally, do you know they have made 100 ports along the African coast, and they have Yeah, yeah. made them. That they have about 107 ports. They don't have not made. They control 107 ports where their And firms are operating them. no, they are Yeah, of dual that I use. am aware. Infrastructure No, no, they're not that. They look. Let's be. is for dual Don't use. give too much to them. No, no, don't give too much to them. No, that I'll not agree with I'm you. not. I've studied this. I'm not giving too much to them. What I'm trying to say is these are the things which they are doing for a long-term perspective, right? So Look, you those start like this ports. only. If you study those ports, Dushyant, if you study those ports, China ports and one more firm are controlling them. They've got operating rights over them. But those ports are not that big, and some of these No, I ports are in agree. EU, right? Yeah, you can't weaponize them. Some of those ports which are along the west coast of Africa, on the east coast of Africa rather, uh, they could be weaponized, but there are a lot of problems in that. So I've done a study on this. That's why I'm saying. Uh, Okay, I mean, right. In I fact, I am spoke saying about this that in China. they could be used as a Yeah, staging we logistic don't give them area. too much. No, I'm not saying I mean, weaponizing them. I'm saying they can be used as staging area, logistics areas. These things can be exploited for extending their reach. My sense is that because yeah, of Z's behavior, because of Z's personality, there will be an outward expression of offensive intent either through proxies or through economic actions. That's the way I look at it in the yeah, near future. it is there, but it is not at this point of time. It is not that much, and I don't think China has the money to put in these places. If you look at a macro thing, we give them that thing, but it is not that much, right? Uh, okay, so we've got to hang सबके ये कि what China is doing economically it might be bad, demographically it might be bad, on environment it will be bad, and this country is going to go down. I have no doubts about it. Though the official figures they say are 20-30 trillion dollars, and like what Jan Dushan said, I don't think that will happen because they'll at one point of time as the population goes down, there'll be a point of inversion. It will go flat, and that will happen. We'll have to see because all these projections 4 years back, everyone said by 2023-24, everyone was saying that Chinese Yes, economy will cross GDP of USA. It has not happened. In fact, the gap has increased. So my view 26. is that this will not happen. So Yeah. we'll have to see. This is a country in change, and this change is to be tracked. ओके इससे पहले कि मैं कुछ सवाल लूं आप लोगों को मैं सबको बताना चाहता हूं अगर आप ये वीडियो पसंद करते हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और मैं चाहता हूं कुछ लोग मेंबर्स बने हमारे चैनल के अंदर भी क्योंकि उस इट्स फॉर अ गुड कॉज जो मैं हर वक्त बताता रहता हूं उससे क्या है कुछ लड़कियों का एजुकेशन हो जाएगा ओके एक आध लड़की को और मैं एजुकेट कर सकता हूँ वो आपका मेंबरशिप फीस के साथ उससे अच्छा बात हो नहीं सकता नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कल हम बात करने वाले हैं जनरल हसनैन के साथ ऑन 5.5 डेवलपमेंट विच हैव रैटल्ड चाइना हुए हैं 5 कल आइए इसके बारे में बात करेंगे जैसे हमारा एक्शन है रेड सी में अग्नि 5 का लॉन्च है सेला टनल का ये है रेड जटायु हमने खोला है यहाँ मिनिकॉय में ये इन सब चीजों के बारे में हम कल बात करेंगे किस तरीके से मॉरिशस और वहां से क्या रिएक्ट या और उनसे मॉरिशस और क्या रिएक्शन या मॉरिशस में हमने अगलिगा में एक बेस लगाया है राइट इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे और किस तरीके से वहां से रिएक्शन आ रहा है ये कल होगा उसके बाद 21 तारीख को कमोडोर वासन जो डायरेक्टर हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज
उनके साथ हम बात करेंगे मैरीटाइम एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन एंड चाइना के बारे में भी वहाँ बात होगा ही होगा। संडे के दिन जनरल राकेश शर्मा और जनरल शोकिन चौहान, जो जनरल राकेश शर्मा ने 14 कोर कमांड किया ये इसके 2020 से पहले, काफी वो उन्होंने कमांड किया था 14-15 में। ओके, इनके साथ हम बात करेंगे एलएसी के ऊपर, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ये सब देखते हुए किस तरीके से चाइना का प्रेडेटरी एक्टिविटीज है, किस तरीके से दबाव आ सकता है, क्या दबाव सीधा आएगा या इनडायरेक्ट आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। राइट, तो और 27 तारीख को हम बात करेंगे अबाउट चाइना's परसेप्शन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया आप सब लोगों को, मैंने एक आर्टिकल लिखा, पढ़िए फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, वो मैंने कम्युनिटी टैब में भी आउट किया है, ट्वीट में भी आउट किया है, पढ़िए, आपको पता होगा कि उनका क्या राय है हमारे बारे में। तो ये 4 अच्छा प्रोग्राम आने वाले हैं इस एक अगले हफ्ते तक। राइट, थैंक यू। अभी हम सवाल लेंगे और उसके बाद देखेंगे। ओके।